आपने कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अब वो हो गए हैं बढ़ के 1.5 लाख रुपए। तो आपने अपने पैसे को 50% से ग्रो कर लिया है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानेंगे इस वीडियो में एब्सोल्यूट रिटर्न्स और सीएजीआर के बारे में, तो बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको भी असली सच्चाई पता लग सके कि आपका पैसा किस रेट से ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बारे में। किसके बारे में? एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एब्सोल्यूट रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं या आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने उसे किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया और वो बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गए। अब इसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि ये 1 साल में हुआ कि 5 साल में हुआ कि 10 साल में हुआ। एब्सोल्यूट रिटर्न्स में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा था और वो बाद में कितना पैसे में कन्वर्ट हो गया। तो 1 लाख था और वो 1.5 लाख में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकालने के लिए सिंपल क्या होगा, हमने कितने पैसे कमाए? 50,000 डिवाइड बाय कितने पैसे थे? 1 लाख इंटू 100, जो कि आ जाएगा 50%। ये वही 50% है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला कि अगर आपका पैसा 1 लाख से 1.5 लाख में कन्वर्ट हो जाए तो क्या आपने 50% की ग्रोथ अचीव करी है? तो जो नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हाँ, 50% की ग्रोथ हमने अचीव की है। पर ये हम लोगों ने यूज किया है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स। अब हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है CAGR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपाउंड एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक। अगर इनके शब्दों को ही हम तोड़ें तो कंपाउंड, जो कि हमने बचपन में पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, एनुअल मतलब ईयरली, और ग्रोथ मतलब किस बढ़ना और किस दर से बढ़ना। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर हम पिछले एग्जांपल को ही फिर से लें जिसमें हम ये कहते थे कि 1 लाख रुपए था हमारे पास और अब हमारा वो 1 लाख हो गया है 1.5 लाख में। अब यहां पे टाइम मैटर करेगा। टाइम मैटर करेगा कि ये जो 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, ये क्या 1 साल में हुआ है या 5 साल में हुआ है या 10 साल में हुआ है? ओके। इसमें मैटर करेगा कि कितने साल में हमने ये पैसा 1 लाख से 1.5 लाख पे ग्रो किया है। तो अगर मैं सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले के बारे में बताऊं कि ये CAGR एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होता है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ साल पहले आपके स्कूलिंग की ईयर में ले जाना चाहूंगा जहां पे स्कूल ने आपसे बात करी होगी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये CAGR जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसका नाम डिफरेंट था। उसका नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट। और CAGR के C में भी कंपाउंड ही होता है उसका। ओके। तो ये वही CAGR है जो आपने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर ऑफ N। ओके। अब जब हम लोग CAGR कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब हम ये रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा आपको फॉर्मूला में, बस एक हाई लेवल बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये आ कहाँ से रहा है। तो हमें बेसिकली CAGR निकालना है, मतलब कि रेट निकालना है यहाँ पे। तो अब हमें इसको सॉल्व करके R इज इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P को इधर लाएंगे तो A/P 1 + R/100 टू द पावर ऑफ N हो जाएगा। जो जिन लोगों की मैथ्स थोड़ी वीक हो या वो ना कंफर्टेबल हो, आप इन सब चीजों की टेंशन मत लीजिए। जो फाइनल फॉर्मूला आएगा आप बस उसको ध्यान रखिएगा और उसको अप्लाई कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पढ़ने या रटने की जरूरत आपको नहीं है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल पे, नेट पे, कहीं पे भी आप सर्च करेंगे बहुत आराम से मिल जाएगा। पर जो लोग इन डेप्थ सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए ये चीज बता रहा हूँ। चलिए, फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर हमें उस टू दी पावर n को अगर यहां लाना है तो ये हो जाएगा A/P टू द पावर 1/n, ये हो जाएगा 1 + R/100। ओके। और
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर p टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू r बाई 100। और हमें अगर r के लिए फाइनल वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा a अपॉन p टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1। और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100 से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल CAGR का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। मैं एक बार बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल अमाउंट हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसकी पावर 1/n, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, माइनस 1। और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100। ओके, तो ये हमारा रेट आ जाएगा, यानी कि CAGR आ जाएगा। चलिए इसी चीज को डिस्कस करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल शीट पे, और वहां से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि ये हमारा इनिशियल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीज, और ये हमारा फाइनल अमाउंट है 1,50,000 रुपीज। मैंने किसी भी चीज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और वो ईयर बाय ईयर कैसा परफॉर्म किया है, उसमें 5 साल के बाद उसने 1,50,000 रुपए मुझे दे दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर मेरे रिटर्न्स कैसे रहे। फर्स्ट ईयर में मुझे 20% रिटर्न्स मिले, मेरे 1 लाख से 1,20,000 हो गया। उसके बाद इसने मुझे -18% के रिटर्न्स दिए, जिससे कि मेरा इन्वेस्टमेंट 98,000 आ गया। फिर 37% के रिटर्न दिए थर्ड ईयर में, फिर -17 इन द फोर्थ ईयर, और 34% ऑलमोस्ट इन द फाइनल ईयर। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें हर साल में अलग अलग रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताना कि मेरा पैसा किस स्पीड से ग्रो करा है, ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करते हैं, तो अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। मान लीजिए हम लोग बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न्स की। ठीक, एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या कहता है कि जितना पैसा मैंने कमाया था, मतलब कि 1.5 लाख में से मैंने 1 लाख कम कर दिया, तो मैंने इतना पैसा कमाया, डिवाइडेड बाय कितना पैसा मेरे पास ओरिजिनली था, इंटू 100। ठीक, तो मेरा आ गया एब्सोल्यूट रिटर्न्स आ गया 50%। अब इसमें आप गौर करिए कि इसमें कहीं पे भी टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं आया कि कितने साल में मैंने किया। अगर यहाँ पे 5 की जगह 10वें साल पे भी ये होता तो भी मेरे एब्सोल्यूट रिटर्न्स 50% ही कहलाए जाते। पर यहीं अगर मैं CAGR की बात करूं, तो CAGR में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। CAGR का फॉर्मूला कहता है फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स माइनस 1। और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100। ठीक है, तो चलिए मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अब करता हूँ। तो सबसे पहले दो ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर मेरा फाइनल अमाउंट कितना है, 1,50,000, डिवाइडेड बाय मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1 लाख। ठीक, अब इसको टू दी पावर करने के लिए मैंने ये साइन लगाया, और यहाँ पे किया 1/n, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, जो कि यहाँ पे 5 हुए। ओके, और इसके बाद मैंने किया -1, इस ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया 100 से। तो ये मेरा आ गया, इसको मैं 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके मेरा CAGR आ गया है 8.45%। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो 1 लाख रुपए था वो ईयर ऑन ईयर 8.45% के रेट से ग्रो हुआ है, और 5 साल के बाद वो 1,50,000 रुपए में कन्वर्ट हो गया है। ओके, यहीं पे अगर मान लीजिए कि मेरा जो है ये 1 लाख से 1.5 लाख अगर 5 साल में ना होके बल्कि 10 साल में होता, तो मैं अपने फॉर्मूले में n को 5 की जगह 10 रखूंगा। ओके, और 10 रखते ही देखिएगा क्या होगा, अब मेरा CAGR रह गया खाली 4% का। ओके, तो इसमें जो है टाइम से फर्क पड़ता है कि हमारा CAGR का रेट कितना आ रहा है। ओके, चलिए व्हाइट बोर्ड पे वापस चलते हैं। तो अब हम लोग CAGR क्यों सीखते हैं बेसिकली। CAGR सीखने के देखिए बहुत रीजन हो सकते हैं, पर जो दो सबसे कॉमन रीजन होता है, एक ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इन्वेस्टमेंट प्लान,
जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हो और आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो एफडी करा सकते हैं, आप चाहें तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सीएजीआर की वैल्यू लेके ये डिटरमिन कर सकते हैं कि इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट में मेरे पैसे का बेस्ट ग्रोथ होगी। मान लीजिए एफडी कह रहा है कि 6% सीएजीआर भी मैं ग्रो करूंगा, ईटीएफ कह रहा है 9% पे ग्रो करूंगा, बॉन्ड्स कह रहा है 8% पे ग्रो करूंगा। तो आप इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये तरीका यूज होता है टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। दूसरा जो कॉमन तरीका लोग यूज करते हैं इज टू स्टडी कंपनीज। जब वो स्टॉक के फंडामेंटल्स ट्रैक कर रहे होते हैं, तो सबसे बहुत ही कॉमन मेट्रिक जो हम लोग फॉलो कर यूज करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, या मतलब कितना बढ़ रहा है, घट रहा है साल ऑन ईयर। तो हो सकता है किसी कंपनी का कभी 100 करोड़ प्रॉफिट था, फिर 110 करोड़ हुआ, फिर 98 करोड़ हुआ, फिर 123 सीआर हुआ, फिर 150 सीआर हो गया। तो अब यहाँ पे आपको, जैसे कि हमने एक्सेल शीट में देखा था कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो अगेन दो कंपनीज को कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कंपनी का ऐसे है मान लीजिए, और एक कंपनी का मान लीजिए आपका 100 है, फिर वो 70 हो गया, फिर वो मान लीजिए 110 हो गया, फिर वो मान लीजिए 98 हो गया, फिर वो 143 हो गया। तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि बेसिकली, या ये एग्जांपल सही नहीं होगा, मान लीजिए 200 था, ओके, 200 से 170 हो गया, फिर 210 हो गया, 198 हो गया और 243 हो गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा बताना मुश्किल होता है, 293 हो गया मान लीजिए। तो ऐसे में आपको गेस करना मुश्किल होगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है एट दिस टाइम। पर अगर आप इनका एक सीएजीआर वैल्यू निकालेंगे कि ओके, पहली वाली कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लेट से 10% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, और दूसरी कंपनी का लेट से 12% से ग्रो कर रहा है, तो आपके एनालिसिस के हिसाब से ये दूसरी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है। राइट, तो सीएजीआर का कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज करते हैं। सिमिलरली आप कंपनीज के हो सकता है आप रेवेन्यू ट्रैक कर रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक कर रहे हो, तो आप सब चीजों में सीएजीआर को यूज करके कंपैरिजन में बहुत हेल्पफुल आता है बेसिकली सीएजीआर। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दो लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एसआईपी के केस में काम नहीं करता है। ये बेसिकली हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट्स में इसका यूज करते हैं सीएजीआर के, क्योंकि एसआईपी में हर कुछ इंटरवल में पैसा इन्फ्यूज होता है। तो उस केसेस में सीएजीआर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। एसआईपी के केस में सिर्फ लमसम के केसेस में यूज करते हैं। दूसरा ये है कि काफी लोग जो टाइम के यूज करते हैं सीएजीआर कैलकुलेट करने में, उसमें गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं वापस एक्सेल शीट पर चलूं, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 डेटा पॉइंट्स हैं। तो लोग क्या करेंगे कि ईयर को या टाइम को 6 मान लेंगे, जबकि ये गलत है। यहाँ पे आप ये देखिए कि 1 साल के बाद ये हुआ, दूसरे साल के बाद ये हुआ, तीसरे साल के बाद ये हुआ, चौथे साल के बाद ये हुआ और 5वें साल के बाद ये हुआ। तो आप इसको 5 काउंट करेंगे, ना कि 6। तो अगर आपने टाइम गलत ले लिया तो आपकी कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाएगी। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं हमें, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।